वास्तव से खास बातचीत की है। आइए आपको वो कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं। चलिए, हमें इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में जहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात होती है और बात होती है कि इंडिया का इकोनॉमी का आगे का एजेंडा कैसे तय होगा। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात हुई है तो नंबर 1 कार मेकर की बात करनी पड़ेगी, इसलिए हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव शशांक मौजूद है। शशांक सर, एक सवाल जो इस समय हर ऑटो मेकर से पूछा जा रहा है, चिप मिल रही है? जी मिल तो रही हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं मिल रही हैं जिसमें चाहिए। तो अगर आप डिमांड पैरामीटर्स देखें तो बुकिंग्स का फ्लो तो अच्छा है, डिमांड साइड पर उतना कंसर्न इस समय नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सप्लाई सिचुएशन में प्रॉब्लम है और सेमीकंडक्टर मेजर इशू है। और यही वजह है कि हमारी जो मॉडल्स हैं उसमें वेटिंग पीरियड बढ़ गया है और जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो अब 3,25,000 हो गई हैं। 3,25,000 जो हैं वो हमारी पेंडिंग बुकिंग्स हो गई हैं। क्या पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जो ग्लोबल फैक्टर्स है, रशिया यूक्रेन हुआ, चाइना हुआ, उससे थोड़ा स्ट्रेस और बढ़ा? बीच में लगने लगा था आप लोगों के जो नंबर्स थे वो 160 तक आने लग गए थे। क्या लगता है कि थोड़ा फिर से एक झटका लगा है? जी देखिए, अगर आप इस महीने की बात करें तो यस यू कैन से कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उस पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन अगर आप उसके पहले 6 महीने की बात करें तो इम्प्रूवमेंट खासा नज़र आ रहा था। सितंबर में जैसे हमारा जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ 40% था प्लान का, अक्टूबर में ये बढ़ के 60% हुआ, नवंबर में 85%, दिसंबर में 90%, जनवरी में 92%, मार्च में ये फरवरी में और मार्च में 95% के ऊपर हो गया था। और लेकिन अभी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है और हमने ये बताया भी है, स्टॉक एक्सचेंज में भी बताया और मीडिया में भी बताया कि इस क्वार्टर भी ये प्रॉब्लम हमारी नज़र में भी नहीं जाएगी और ये दिक्कत जो है इस समय आ रही है। लेकिन इसके बाद जो एक सवाल पूछा जाता है हमारे से वो ये कि भाई ये 100% कब तक ठीक होगा, और उसका हमारे पास एक सीधा ये जवाब होता है कि हमें नहीं पता। और क्योंकि विजिबिलिटी जो है ना इस सेमीकंडक्टर की कंपोनेंट्स की वो अभी आगे की नहीं है, तो इस समय ये कहना मुश्किल है कि कब एग्जैक्टली 100% होगा। ये ग्लोबल इशू है, ये आलमी तौर पे सिर्फ एक आध मैन्युफैक्चर नहीं, सारे मैन्युफैक्चरर्स इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू गिव ए फर्म फोरकास्ट ऑन व्हेन इट विल बिकम 100%। मेरा सवाल है, इस अब अप्रैल में ऐसा तो नहीं 95 का 85-90 फिर हो जाएगा? नहीं देखिए, वो तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, विजिबिलिटी जो है वो हर हफ्ते बदल रही है। हाँ। तो होपफुली वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। सर, डिमांड की बात करें ना, एक सवाल अब हर इंसान पूछ रहा है कि एंट्री लेवल गाड़ियों का क्या फ्यूचर है, क्योंकि अब जो नंबर्स आप देखो श्रिंक होता जा रहा है। आपके हिसाब से एंट्री लेवल कार जो है उनमें जो डिक्लाइन है ये टेम्पररी है, या आपको लगता है कि ये नंबर है ना श्रिंक होकर और छोटा होगा आगे जाके? देखिए, अगर बाजार की हिस्सेदारी की बात करें तो जो छोटी गाड़ियां हैं, जो हैचेज हैं, वो लगभग 45-47% के दरमियान रहती थीं और ये 5 साल से ये फिक्स्ड है, इसमें कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है जैसे कि ये कहा जाता है या जैसा ये सोचा जाता है। लास्ट ईयर जरूर डिक्लाइन हुआ, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सप्लाई साइड भी इशू है। हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो स्मॉल कार्स हैं वो जो ये कॉस्ट बढ़े हैं, प्राइसेस बढ़ी हैं, जो उसकी अलग अलग वजह है प्राइस बढ़ने की, उससे ये ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि इस सेगमेंट का जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी बड़ी हाई होती है इस सेगमेंट में, और यही वजह है कि इसका डिक्लाइन हो रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल दिस थिंग। इफ यू सी द एंट्री लेवल हैचेस, नॉट द हैचेस रिमेन्स फिक्स्ड, बट द एंट्री लेवल हैचेस हैज कम डाउन, और यही बुनियादी वजह है। और इसके 2-4 वजह हैं क्यों बढ़ रहा है भाई, प्राइस क्यों बढ़ रही हैं। एक तो है कि जो कुछ तो रेगुलेशंस की वजह से बढ़ रही है, कुछ टैक्सेस की वजह से बढ़ रही है, कुछ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, कुछ रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी वजह है जिस वजह से इसमें हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं पूरी इंडस्ट्री को, और चूंकि प्राइस सेंसिटिविटी इस सेगमेंट की ज़्यादा है तो उसको इस ज़्यादा इफेक्ट इस सेगमेंट पे पड़ा है। और बढ़ेंगी? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही प्राइस अनाउंस की थी, वो 1.3% के करीब बढ़ी है, और हमने पिछली जनवरी से ये 5 बार प्राइस बढ़ाई हैं थोड़े थोड़े स्टेप्स में, कुल मिला के करीब 10% तक प्राइस बढ़ाई है। और वो उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। स्टील आप देखिए 38 रुपये किलो होती थी अप्रैल 2020 में, इट इज़ स्टिल अराउंड 75-80 रुपीज़।
आप रोडियम की देखें, पैलेडियम की कॉस्ट देखें, एल्यूमिनियम देखें, कॉपर देखिए जो $5,200 होता था वो $10,000 के ऊपर चल रहा है। तो एल्यूमिनियम $1,800-1900 से $3,800-4,000 के ऊपर है। तो इस तरह से हम सोच रहे थे कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो सॉफ्टन होंगी, लेकिन उसके वो हुई नहीं। और यही वजह है कि हमने पूरी प्राइस नहीं बढ़ाई आगे और धीरे धीरे स्टेप्स में बढ़ाई, क्योंकि हमें डिमांड साइड का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिर्फ हम अपनी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी देखें, हमें देखना है कि ओवरऑल वॉल्यूम्स भी आएँ। इसलिए बड़ा फाइन लाइन हम लोग चलते हैं और हमें दोनों साइड को मेजर करना पड़ता है। हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन अगर आपका सीधा सवाल ये है कि जो प्राइस बढ़ाई उससे क्या हमारे सारे जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज है वो कवर हो गई है, उसका सीधा जवाब है कि नहीं, वो पूरा नहीं हुई है। सर एक सवाल बड़ा अहम है, हर इंसान पूछ रहा है कि 6 एयरबैग्स की बात हुई जी, अब और अक्टूबर से लागू होने की बात हो रही। यहाँ 2 सवाल है, एक तो कि कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, लेकिन दूसरा एक और अहम सवाल है कि अभी वेटिंग पीरियड इतने ज्यादा है, क्या अक्टूबर तक? और अभी देखिए एक जवाब आपके वही सायम की बातचीत चल रही है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए कि बातचीत हो गई, टाइम एक्सटेंशन मिल गया तो बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता और आपको अक्टूबर की डेडलाइन मीट करनी होगी तो क्या वेटिंग पीरियड और बढ़ जाएंगे? इतनी कैपेसिटी है कि अगले 4 महीने के अंदर हम सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लें गाड़ी में? तो देखिए जो जहाँ तक 6 एयरबैग्स का सवाल है, वहाँ पे ना दो तरह का डिस्कशन होता है। एक है एग्जिस्टिंग मॉडल्स पे, हाँ। जिसके लिए जनरली ज्यादा वक्त दिया जाता है, और एक होता है नए मॉडल्स के लिए, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई जब आप लॉन्च कर रहे हो उसी समय हाँ। ये 6 एयरबैग का प्रोविजन होना चाहिए। ये 2 अलग अलग मुख्तलिफ जो है इनके रास्ते हैं, और वही जो चर्चा है वो इन 2 डायरेक्शंस में होती है। तो हम तो जो भी सरकार बोलेगी, जो भी रेगुलेशन लाएगी, हम उसका पूरा मुकम्मल तौर पे हम पूरा उसका अमल करेंगे। और जहां तक प्राइस और कॉस्ट इंक्रीज का है कि जो भी कॉस्ट इंक्रीज होगी, एयरबैग्स की कॉस्ट होती है वो तो होगी। और जहां तक ये सवाल है कि कब तक ये हम कर सकते हैं, क्या ये कंपोनेंट्स अगर एयरबैग की डिमांड इतनी बढ़ जाती है क्या वो सप्लाई हो सकती है, उसका हम अभी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है एंड देन वी हैव टू चेक। फ्रैंकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम I do not have the knowledge of the exact question which you have asked. आखिरी सवाल मेरा सर, जिस तरीके से फ्यूल बढ़ रहा है जी, फिर एक तो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही कि डिमांड कितनी मार्केट में, कि सप्लाई इतनी ज्यादा पीछे की पड़ी हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समय के बाद जिस हिसाब से फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या डिमांड पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल। फ्यूल की जो इंक्रीज होता है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ व्हीकल बढ़ाता है, और कस्टमर का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है गाड़ी खरीदने के, उसके 2 होते हैं। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी किस प्राइस पे वो खरीद रहा है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ रनिंग, कि वो कितने खर्च करना पड़ रहा है रोजाना उसको, या हर हफ्ते या हर महीने कितना खर्च करना पड़ रहा है फ्यूल के ऊपर। तो अगर प्राइस बढ़ती है वो भी ओवरऑल डिमांड के लिए इकोनॉमिकली स्पीकिंग नेगेटिव होती है, और फ्यूल प्राइस